हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माइंड वेब। तो आज हमारे साथ है डॉक्टर रुपेश सुरदेव जी। उनसे हम जो कॉन्शियसनेस की लेवल्स होते हैं वो लेवल्स के बारे में जानेंगे और कुछ हद तक मेडिटेशन कैसे हेल्प कर सकते हैं हमारे कॉन्शियसनेस की फ्रिक्वेंसी को बढ़ाने में, उसके बारे में आज बात करेंगे। तो वेलकम डॉक्टर रुपेश इस तो आप कहाँ से शुरू करना चाहेंगे? आप यू आर ए डॉक्टर, बट ये पहले मैं तो वो जानना चाहूंगी कि आपका ये जो ट्रांजिशन हुआ है स्पिरिचुअलिटी के तरफ, वहां से आप शुरू करें तो समझने में एक आम मतलब कोई अगर सुन रहा है जिनका अभी तक कोई इंक्लिनेशन नहीं है स्पिरिचुअलिटी और इस सब चीजों के जानने के बारे में, तो उनके लिए आसान होगा क्या? तो आप वहां से शुरू करें। हाँ, मेरा भी स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन बिल्कुल नहीं था 10 साल पहले। मतलब एक आम इंसान की तरह मेरी जिंदगी चल रही थी। मैं एक डेंटल सर्जन हूँ, तो मेरे अभी डेंटल प्रैक्टिस को करीब 12 साल हो गए हैं। मगर 2010 में ऐसा कुछ एक वाकया हुआ मेरे साथ, जिसके वजह से वो टर्निंग पॉइंट रहा मेरे लाइफ में। एक मेडिकल लीगल केस के वजह से मेरा कांटेक्ट एक डॉक्टर से हुआ जो थोड़ी बहुत स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन के बारे में जानते थे। तो तभी मुझे लगा, मैं ऐसे सोचता था कि वो जो लाइफ का इवेंट है वो बहुत नेगेटिव इवेंट, ऐसे मैं पहले सोचता था उसको। मगर आज मैं अगर उस इवेंट को देखता हूँ तो वो सबसे बड़ी ब्लेसिंग थी मेरी। मतलब वहां से लाइफ मेरी पूरी 180 डिग्री टर्न हो गई। तो वहां से मुझे मेडिटेशन के बारे में पता चला। फिर बाद में मैंने घर पे मेडिटेशन प्रैक्टिस करना शुरू किया। धीरे धीरे मुझे इंटरेस्ट आने लगा। पहले तो मैं अगर 10 साल पहले का आप मेरा खुद का पर्सनालिटी देखते थे तो मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि मेडिटेशन में इतनी पावर होती है कि अपने लाइफ में इतना बहुत पॉजिटिव चेंज आ सकता है। मैं ऐसे सोचता था जस्ट ध्यान करने से क्या होने वाला है, मतलब मैं बहुत स्केप्टिकल था इसके लिए। मगर जब मैंने खुद मेडिटेशन धीरे धीरे करना शुरू किया तो मुझ में बहुत सारे चेंजेस आने लगे। मेरे आउटलुक में चेंजेस आने लगा, बहुत अच्छा फील होने लगा। फिर बाद में धीरे धीरे मैंने कुछ बुक्स पढ़ने लगे, जो स्पिरिचुअल बुक्स है वो मेरे सामने मतलब आते गए। फिर नॉलेज ऐसे आते गया, जैसे मैं मेरे कॉन्शियसनेस लेवल जैसे बढ़ती गई, फिर धीरे धीरे एक एक सोर्स मेरे पास ऐसे ऑटोमेटिकली, मतलब वो बहुत ही रहस्यमय तरीके से चीजें मेरे सामने अनफोल्ड होती गई। तो वहां से फिर बाद में अभी कुछ 2 साल पहले मुझे पता चला कि अर्थ पे अवेकनिंग, ग्रेट अवेकनिंग हो रही है। तो ये सब तभी मुझे अभी ये पता चला कि वो जो मेरी अवेकनिंग थी जो 10 साल पहले हुई थी, वो पूरे ग्लोबल अवेकनिंग जो हो रहा है अभी इवेंट, उसका ही एक हिस्सा है। तो तभी से आप अवेक इन इंडिया मूवमेंट के साथ भी उसी टाइम से जुड़े हो इस मूवमेंट के साथ? नहीं, अवेकन इंडिया मूवमेंट के साथ तो पिछले 2 साल से जुड़ा हूँ। मगर मैं अपने पर्सनल लेवल पे बहुत सारे रिसर्च कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पहले से ही पता था कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मतलब कितना करप्ट है, या तो उनका कैरेक्टर किस तरह का है। उन्होंने बहुत सारे मेडिकल स्कैम किए हैं, उसकी पहले से ही जानकारी है। तो मतलब मेडिकल फील्ड का हिस्सा हूँ, मगर मुझे पता है कि मेडिकल फील्ड में कितना करप्शन भरा है और क्या चीजें, मतलब इट इज ऑल गवर्न बाय मनी। तो सब, हाँ, पूरा जो सिस्टम चलता है वो पैसे के ऊपर चलता है। और इसमें साइंटिफिक एविडेंस का बैकअप वो लोगों को दिखाने के लिए होता है, मगर एक्चुअल साइंस नहीं है वो। तो ये जानने के बाद फिर आपकी प्रैक्टिस करने में कुछ मॉरल वो आए रुकावट? नहीं, कुछ रुकावट नहीं, क्योंकि देखिए, बीइंग अ डेंटिस्ट, मेरा जो स्कोप है वर्क का, वो आप अगर जानते होंगे तो डेंटिस्ट का ज्यादा स्किल्ड वर्क है। मतलब इट्स मोर ऑफ अ प्रैक्टिकल थिंग, मतलब डूइंग प्रोसीजर्स, रूट कनाल, ये। तो मेडिसिन जनरली, मैं जब से मुझे ये सब चीजें पता चली तो मैंने मेडिसिन देना भी बंद कर दिया पेशेंट्स को, अनलेस एंड अनटिल अगर वहां इंडिकेशन है प्रॉपर कि कुछ मेडिसिन की जरूरत है, बहुत ही पेन है, तो मैं पेशेंट को इंसिस्ट करता हूँ कि आप मेडिसिन लो। वरना मैं सीधा बोलता हूँ आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं है। मैं ज्यादातर प्रोसीजर से ही हम लोग पेन को रिलीव कर देते हैं। तो अभी हम हमारे टॉपिक पे आते हैं कि कॉन्शियसनेस, बेसिकली कॉन्शियसनेस जो है वहां से आप शुरू करोगे। व्हाट इज कॉन्शियसनेस? और मतलब इन कॉलोक्वियल टर्म जो हम बोलते हैं कि अवेयरनेस जो है हमारा, कि दिस अवेयरनेस एंड कॉन्शियसनेस क्या एक है कि दीज आर टू डिफरेंट थिंग? अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस डिफरेंट थिंग्स है।
कॉन्शियसनेस एक एनर्जी है, मतलब यूनिवर्स में हर एक आपको मैं अगर एक्सप्लेन करूं तो हर एक चीज एनर्जी है यूनिवर्स में। हम्म, हाँ, आप छोटे से छोटा अगर कोई नॉन लिविंग थिंग भी अगर हम पकड़े, जैसे लकड़ी है, कुछ भी है, उसमें जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स आप देखोगे तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, उसका भी फंडामेंटल पार्टिकल्स वही है। हमारा भी सेल अगर हम लोग डिसइंटीग्रेट करते हैं सेल्स को, तो भी आपको एंड रिजल्ट वही मिलेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। तो बेसिकली सब चीजें एक ही चीजों से बनी है, और वो एक चीज है पूरे यूनिवर्स में जो कॉमन है, दैट इज कॉन्शियसनेस। समझ में आया? और अवेयरनेस, हमारा अवेयरनेस होना मतलब जागरूक होना, उस कॉन्शियसनेस को लेकर जो जागरूकता आपके अंदर जो पैदा होती है, दैट इज अवेयरनेस। तो कॉन्शियसनेस का मैं आपको इंटरेस्टिंग एक पार्ट बताता हूँ। अगर आपको फिजिक्स का, जो हमारे 12th स्टैंडर्ड में फिजिक्स में भी सिखाते हैं, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपने सुना होगा। तो एक लाइट को पास किया जाता है, दो स्लिट्स होती है, सामने एक स्क्रीन होती है, और उसमें जब लाइट पास होती है, जब सिंगल स्लिट होती है तभी एक स्ट्रेट लाइन का पैटर्न बनता है, जब दो स्लिट्स होती है तो उसमें वेव फॉर्म का पैटर्न बनता है। तो ये जब एक्सपेरिमेंट किया गया, तो उसमें ऐसा किया गया कि कोई ऑब्जर्वर नहीं है एक एक कंडीशन में, और वो एक्सपेरिमेंट किया गया, तो दो स्लिट्स में जो पैटर्न बनता है वो टोटली डिफरेंट काइंड का पैटर्न बनता है, और जब वहां ऑब्जर्वर होता है, कोई उसको ऑब्जर्व करने वाला रहता है, तो डिफरेंट काइंड का ऑब्जर्वेशन होता है। तो लाइट तो बेसिकली फोटोन पार्टिकल्स है, आप समझ सकते हो ना, एट क्वांटम लेवल, एकदम सबसे बारीकी लेवल में आप जाओगे तो लाइट तो फोटोन से बनी है। तो फोटोन भी बिहेव करते हैं, जब कोई उनको देख रहा है तो अलग बिहेव करते हैं, और जब कोई उनको नहीं देख रहा है तो अलग बिहेव करते हैं। तो ऐसे उनमें क्या चीज है कि वो दोनों टाइम पे रिजल्ट डिफरेंट आते हैं। जब somebody इज ऑब्जर्विंग तभी डिफरेंट, टोटली डिफरेंट रिजल्ट है, और कोई नहीं देख रहा है तभी डिफरेंट रिजल्ट है। तो इसका मतलब यही है, इसका एक्सप्लेनेशन यही है कि हर एक पार्टिकल में, यूनिवर्स में एक कॉन्शियसनेस है, एक ऐसी एक शक्ति है जो दिखती नहीं है मगर वो है। तो उसी कॉन्शियसनेस से हम भी बने हैं, और अगर हम सोसाइटी में देखेंगे तो अलग अलग डिफरेंट बिहेवियर के लोग आपको मिलेंगे। कोई एकदम एंगर वाला मिलेगा, कोई एकदम फ्रस्ट्रेटेड मिलेगा, कोई एकदम शांत पीसफुल मिलेगा, कोई एकदम लविंग मिलेगा। तो ये डिफरेंस लेवल जो होते हैं, वो अकॉर्डिंग टू आवर ओन कॉन्शियसनेस, उसके ऊपर जो कॉन्शियसनेस इवॉल्व हो गई है हर एक सोल में, वो कॉन्शियसनेस इवॉल्व होती रहती है डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे। तो कोई जाने अनजाने में इवॉल्व हो जाता है, कोई उसको खुद, जैसे आपने बोला ना, कॉन्शियस होके, यानी जागरूक होके, अवेयरनेस, पूरा अपना फोकस वहां लगा देता है। अवेयरनेस एक तरह की एनर्जी है, मतलब आप जिस भी, आपका थॉट जिस भी सब्जेक्ट पे फोकस रहेगा, वही आपके लाइफ में ज्यादा मैनिफेस्ट होगा। यानी आप सैडनेस पे ज्यादा फोकस कर रहे हो तो सैड से चीजें आप अट्रैक्ट करोगे। आप ज्यादा पॉजिटिव चीजों पे फोकस कर रहे हो, आपका अवेयरनेस ज्यादा उस पे है, तो वही चीजें मैनिफेस्ट होंगी। मतलब वो जो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो मतलब प्रिंसिपल वही बताया जाता है कि आपकी एनर्जी जहाँ पे फोकस होगा वो आप वही मैनिफेस्ट। ओके। हाँ, क्योंकि सबसे बड़ा सीक्रेट यूनिवर्स का यही है कि आपका जो कॉन्शियसनेस का फोकस है ना, क्योंकि कॉन्शियसनेस एक एनर्जी है, आप एनर्जी जिस चीज पे फोकस करोगे वो चीज आपके लाइफ में आती रहेगी। मगर ज्यादातर लोग उसको अवेयर नहीं है इस सीक्रेट के बारे में, तो वो इस रूल को अप्लाई करते हैं मगर अनजाने में अप्लाई करते हैं। मतलब समझ रहे, जागरूकता से अप्लाई नहीं करते इस रूल को, तो इसलिए उनके लाइफ में ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स वो अट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि लोअर तरफ से जो भी हमारे लेवल से कॉन्शियसनेस के, वहां पे हम ज्यादा रहते हैं, फियर में, या डाउट में, और बस नेगेटिव उसमें, तो वो मैनिफेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो बहुत ही आसान होता है उस चीजों को कैरी करना। हाँ, वो आप उसको ऑटो पायलट बोल सकते हैं, मतलब उसके लिए जागरूक रहना जरूरी नहीं है, वो ऑटोमेटिकली ये होता है। मतलब ये कैसे चलता है, आप फॉर एग्जांपल आप इमोशंस के साथ, आप उसमें हिंदी में बोलते हैं इमोशन में बह जाना, मतलब आप उस इमोशन को एब्जॉर्ब कर लेते, आप ऑब्जर्व नहीं करते। जो जागरूक व्यक्ति रहता है वो उसको ऑब्जर्व करता है, उसमें एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो ये डिफरेंस है, एब्जॉर्ब करना और ऑब्जर्व करना। हाँ, तो ये जो कॉन्शियसनेस के स्केल्स के ऊपर थोड़ा सा बताइए कि स्केल्स कहाँ से कहाँ तक जाते हैं, और कहाँ पे जाके वो ओमेगा कॉन्शियसनेस की बात जो आप कर रहे थे, तो वो कहाँ पे जाके वो मिलता है?
अभी ओमेगा कॉन्शियसनेस स्केल क्या है बेसिकली आपको आइडिया होगा, तो जनरली ह्यूमंस का जो कॉन्शियसनेस लेवल है ना, उसको एक्सेस मतलब एक्सेस खुद को ये करने के लिए कि हम किस लेवल पे हैं, मतलब हमारी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है, तो उसके लिए ये एक डॉक्टर रॉबर्ट हॉकिंस, इन्होंने ये स्केल इन्वेंट किया था उस टाइम पे। तो ही वाज बेसिकली साइकेट्रिस्ट, तो उन्होंने बहुत सारे पेशेंट्स को लेकर उनके ऊपर रिसर्च करके उनका जो बिहेवियर पैटर्न था, जो उनकी थिंकिंग थी, जो हाँ, तो उसको उन्होंने एक मसल काइनेसियोलॉजी एक टेस्ट होता है, उसके थ्रू उन्होंने ये सब असेसमेंट करके इसको ये डिवाइस किया था, ये ओमेगा कॉन्शियसनेस स्केल। ओमेगा कॉन्शियसनेस स्केल है ना, ये स्टार्ट होता है मतलब बेसिक 0 से स्टार्ट होता है, और इसके जो कैलिब्रेशन है वो 1000 तक है, मगर ये 0 से 200 तक, 200 में न्यूट्रलिटी आती है, तो ये 200 तक जब न्यूट्रल मतलब ना आप पॉजिटिव होते हो ना आप नेगेटिव होते हो, वो न्यूट्रल पॉइंट है, दैट इज 200, वहां तक ये स्केल लीनियर है, मतलब उसकी जो ग्रोथ होती है वो लीनियर ग्रोथ होती है। और 200 से लेके 1000 तक वो एक्सपोनेंशियल है। एक्सपोनेंशियल मतलब 10 टू द रेस ऑफ पावर्स, हाँ, मतलब एक्सपोनेंशियली, मतलब जो भी 200 के ऊपर जो स्केल है आप उसको इमेजिन करो 10 रेस टू द पावर ऑफ n, वो अगर 250 है तो 10 रेस टू द पावर ऑफ 250। तो आप ओमेगा कॉन्शियसनेस स्केल का अगर गूगल पे आप सर्च करोगे, किसको भी जानना है, तो उसका एक इन्वर्टेड ट्रायंगल का एक डायग्राम आएगा, तो आप उसमें देखोगे कि ओमेगा कॉन्शियस स्केल में जो सबसे नीचे का इमोशन है, जो लोवेस्ट इमोशन है, वो शेम है। तो ओमेगा कॉन्शियस स्केल में जो शेम है, तो हम लोग ने देखा है जब कोई शेमफुल होता है खुद के बारे में, अभी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें जो कम पढ़ा लिखे होते हैं तो भी उन्हें शेम फील होता है, कोई दिखने में खूबसूरत नहीं होता तो भी उन्हें शेम फील होता है। तो ये सब चीजें अंदर जो बिलीफ सिस्टम बन जाता है हमारा, हम खुद को जैसे परसीव करते हैं, तो जब हम उस एनर्जी में रहते हैं तो उसमें हम लोग को मतलब वो नेगेटिव एनर्जी है, विक्टिमहुड की एनर्जी है, और आप खुद को एक विक्टिम समझते हो। तो जब आप मेडिटेशन करना या तो जब आप किसी पॉजिटिव ग्रुप से जुड़ जाते हो, तो उनकी एनर्जी का भी इफेक्ट आपके एनर्जी पे, कॉन्शियसनेस पे गिरना शुरू होता है। और मेडिटेशन से तो बहुत कॉन्शियसनेस रेज होती है, क्योंकि नॉर्मल हम अगर देखेंगे तो हमारा माइंड होता है ना, वो एक्टिव होता है, लॉजिकल माइंड। हमारा जो इंट्यूशन होता है, वो इंट्यूशन को हम लोग ने दबा दिया है कहीं तो, मतलब हम जब पैदा होते हैं एज अ बेबी, तो हमारा इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है। आप बच्चों को अगर देखोगे ना, तो बच्चा बिना बेहिचक, आप डरता नहीं है बच्चा किसी से, वो अगर बिल्ली होगी तो उसकी भी पूंछ खींच लेगा, उसके साथ खेलेगा, उसको डर नहीं लगेगा कि वो मुझे काट लेगी। कोई भी स्ट्रेंजर होगा तो उसके पास भी बच्चा हंसते हुए जाएगा, क्योंकि बच्चे में जजमेंट नहीं होता है, वो किसी को जज नहीं करता है, वो किसी को प्री कंसीव्ड मतलब एक नजर से नहीं देखता है, और वो सेपरेशन में नहीं देखता है, वो हमारे जैसा एक सबको समझता है, मतलब समझ में है ना। जैसे हम बड़े बड़े होते जाते हैं, जैसे हमारे ऊपर आउटसाइड की प्रोग्रामिंग शुरू होती है, जब हम स्कूल में जाते हैं, हम लोग बाहर समाज में जाते हैं, तो दूसरे लोगों के साथ हमारा जब संपर्क आता है, तो उससे हमारे मन पर, हमारे माइंड पर वो उसका इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। तो वहां से हमारा लॉजिकल माइंड और ईगो डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो अगर ईगो का भी आप डेफिनेशन देखोगे, तो ईगो का डेफिनेशन ये है कि इट इज अ फॉल्स बिलीफ अबाउट वन सेल्फ, मतलब खुद का आपने एक फॉल्स रिप्रेजेंटेशन बना लिया है, और आप ईगो में आप खुद को रिलेट एज अ पर्सन नहीं करते हो, आप रिलेट दूसरे मेटेरियलिस्टिक चीजों से करते हो। मतलब फॉर एग्जांपल, आप अगर डॉक्टर हो तो आप बोलोगे मेरे जैसा कोई डॉक्टर नहीं है। आपके पास अगर BMW है तो आप रिलेट करोगे कि मैं ये बंदा हूं जिसके पास BMW है, मैं ये बंदा हूं जो करोड़पति है। तो आप मेटेरियलिस्टिक चीजों से रिलेट करते हो, आप भूल जाते हो कि अल्टीमेटली आप एक सोल हो और आप ह्यूमन एक्सपीरियंस कर रहे हो। तो ये फॉल्स परसेप्शन का जो आप क्रिएट करते हो, ये सबसे बड़ी बाधा होती है, मतलब कॉन्शियसनेस लेवल को बढ़ाने में। क्योंकि जब तक आपका ईगो बहुत भारी होगा ना, तब तक वो डोरवेज कभी खुल नहीं पाएंगे स्पिरिचुअलिटी के आपके लिए। तो सबसे पहले आपको ट्रांसेंड ईगो को करना होता है। जो आप जैसे मेडिटेट करते जाओगे, तो बोलते हैं ना, मेडिटेट आप करोगे तो धीरे 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 आप रियलिटी के, ट्रूथ के तरफ जाओगे, मतलब
और आप इल्यूजन से दूर जाओगे। तो ईगो बेसिकली इल्यूजन क्रिएट करता है। आप कोई भी रिलेशनशिप में भी देखो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारा पार्टनर, कोई भी लाइफ पार्टनर हो, वाइफ हो, गर्लफ्रेंड हो, कुछ हो, वो कभी कुछ हमको बोल देते हैं, मगर हम लोग उसको अपना परसेप्शन से कुछ अलग मीनिंग निकालते हैं उसका। तो हम लोग जैसा सोचते हैं ना कि वो इसने कुछ बोल दिया, तो हम लोग उसको अलग वे में लेते हैं, कि हम लोग सोचते हैं कि ये बंदा सही नहीं है, उसको जज करते हैं। तो ये सब जो जजमेंट्स, ईगो, ये सब अपना माइंड का किया हुआ इल्यूजन है। और ये थर्ड डायमेंशन में ज्यादा होता है, क्योंकि थर्ड डायमेंशन की जो एनर्जी है वो डेंस एनर्जी है, और इसमें बहुत सारा फॉर एग्जांपल सेपरेशन है, इसमें मतलब यूनिटी कॉन्शियसनेस नहीं है। आप बातों को समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो अभी मतलब कॉन्शियसनेस को बढ़ाने में मेडिटेशन कैसे काम करता है, और मेडिटेशन जब कोई शुरू कर रहे हैं वहां पे आपके जो ये 12-13 साल का एक्सपीरियंस है, तो वहां से आप क्या बोलेंगे कि मेडिटेशन कैसे शुरू करना चाहिए? देखिए, मेडिटेशन का मैं एकदम सिंपल मेरे वे में डेफिनेशन बताता हूँ मेडिटेशन का। देखो, अभी एज अ डॉक्टर मुझे पता है, मैंने साइकोलॉजी की भी बुक्स पढ़ी है, आपको ऑन ए गिवन डे आपको 80,000 थॉट्स आते हैं पर डे। तो आप इमेजिन करो आपका माइंड कितना एक्टिव है, मतलब लॉजिकल माइंड आई एम टॉकिंग अबाउट, जो कॉन्शियस माइंड है ना, वो बहुत एक्टिव होता है लोगों का। और वो हमेशा एक टॉपिक जैसे खत्म हो गया तो दूसरा टॉपिक शुरू हो जाएगा, दूसरा थॉट, एक थॉट हो गया, दूसरा थॉट, तीसरा थॉट, चौथा थॉट। तो ऐसे थॉट मतलब ये अनस्टॉपेबल है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलते रहता है। इसके वजह से हमारी माइंड को एक कंपेयर करते हैं बंदर के साथ, कि माइंड एक बंदर जैसा ही है। जो बंदर गुलाटी मारता है ना, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पे, वैसा ही माइंड है अपना। तो क्या होता है, हमारा माइंड इतना हाइपर एक्टिव है ना, और हमारा लॉजिकल माइंड से हम लोग इतना सोचते हैं, मगर लॉजिकल माइंड में उसके भी लिमिटेशंस है। क्योंकि आप जो देख सकते हो, आप जो फील कर सकते हो, आप जिसको टच कर सकते हो, जो 5 सेंसेस है, वही लॉजिकल माइंड देख सकता है। मगर इस दुनिया में ऐसी भी चीजें हैं जो हम लोग देख नहीं सकते। अगर हम लोग प्योर साइंस में बात करें, तो आप स्पेक्ट्रम, अगर लाइट का स्पेक्ट्रम देखोगे, तो लिमिटेड एक बैंड है जो विजिबल लाइट है, और उसके जो इस तरफ इंफ्रारेड है, रेड है जोन है, या तो अल्ट्रावायलेट जोन है, वो दोनों जोन भी हम लोग को परसीव नहीं होते। मतलब हमारे जो 5 सेंसेस है वो उसको परसीव नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है। तो दुनिया में ऐसी भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम लोग परसीव अपने फिजिकल वर्ल्ड में नहीं कर सकते, बट दे स्टिल एग्जिस्ट। तो ऐसी चीजों को परसीव करने के लिए आपको मेडिटेशन के थ्रू हेल्प होता है। जो एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन बोलते हैं ना, वो एक्टिवेशन होना शुरू होता है। अभी मेडिटेशन क्या है बेसिकली, जब आपका माइंड, जैसे मैंने बोला, आपका माइंड ओवर एक्टिव है, तो आप इमेजिन करो आपका 2 थॉट्स है ना, उसके बीच में एक बहुत ही मिली सेकंड से भी कम एक साइलेंस का स्पेस होता है। ठीक है, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, तो आप जस्ट इमेजिन करो, तो 2 थॉट्स के बीच में अगर साइलेंस है, मगर वो साइलेंस इतना छोटा है ना कि वो परसीव नहीं। ये होता है क्या? समझाने के लिए बोल रहे हो? मतलब ये प्रैक्टिकल नहीं, ये होता है। ओके, मतलब कोई थॉट ऐसे ओवरलैप नहीं करते, वन आफ्टर अनदर ही। ओके, हाँ, ओवरलैप मतलब वो बहुत ही छोटा होता है, जैसे नील, आप कह सकते हो कि नेग्लिजिबल है वो। साइलेंस तो होता है, 2 थॉट्स ऐसे कंटिन्यूस ये नहीं होता है। मगर क्या होता है मन में, आप जब स्टार्ट करोगे ना मेडिटेशन, आप शांत बैठना स्टार्ट करोगे। मेडिटेट मतलब क्या करना है, बेसिक में बताता हूँ। जैसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, तो मैं अपने हेडफोन्स लगाता था, कोई भी मुझे जो अच्छा लगे म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक उस पर लगाता था, फ्लूट का कोई भी काम म्यूजिक जो मुझे पसंद है, और मैं बैठ जाता था। और जरूरी नहीं है आपको मेडिटेशन घंटों घंटों तक करना है। आप मेडिटेशन सिर्फ और सिर्फ आप 5-10 मिनट के लिए भी कर सकते हो शुरुआती इसमें, क्योंकि आपको उसकी आदत, वो प्रोसेस की आपको आदत। और हमारा ब्रेन, जो कॉन्शियस माइंड है, वो ब्रेन का सीखने का भी तरीका ऐसे ही है कि हमारा ब्रेन है ना, वो हम लोग रिपीटेटिव जो चीज करते हैं ना, वो रिपीटेटिव पैटर्न से ही सीखता है हमारा ब्रेन। तो आपको क्या करना है, हेडफोन्स लगाना है, आपको 5-10 मिनट शांत बैठना है। आप पहले 1-2 दिन करोगे ना, आपको कुछ फील नहीं होगा, या तो आपका 1 महीना भी चला जाएगा, आपको बिल्कुल भी कुछ फील नहीं होगा। मगर बहुत सारे लोग ये फेज में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको रिजल्ट नहीं होता है। और हमारा माइंड को प्रोग्रामिंग ऐसा हुआ है कि हमको इंस्टेंट कुछ भी रिजल्ट चाहिए। तो आप अगर थोड़ा सा पेशेंस है,
तो आप उसमें सक्सेसफुल हो जाओगे। बेसिकली क्या होगा, जब आप मेडिटेट करोगे ना, तो वो जो साइलेंस दो थॉट के बीच में है ना, वो साइलेंस आप देखोगे ना, जैसे आपका प्रोग्रेस होगा मेडिटेशन में, वो साइलेंस आप 1 मिली सेकेंड्स के लिए समझो फील कर रहे हो शुरुआती इसमें, तो आगे आगे जाकर वो 2 मिली सेकेंड्स का होगा, आगे जाके 10, 2 के 10 होगा, फिर 3, ऐसे धीरे धीरे करके वो गैप आपका बढ़ जाएगा। हाँ, तो आप रेगुलरली साधना की प्रैक्टिस करोगे ना, आप 10 मिनट करो मगर करो, तो आप रोज करोगे। और कंपलसरी नहीं है बैठ के करना है, कैसा आप जो भी कंफर्टेबल पोजीशन में, जैसे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, मैं सोकर करता था शुरुआत में, तो मुझे सोकर अच्छा लगता था कि बॉडी रिलैक्स। हाँ, अगर कोई सो के कर रहा है तो लेट के कर रहे हैं, फिर नींद नहीं आ जाती उसमें? नहीं, शुरुआत में आती थी, मतलब मुझे भी आई थी नींद बहुत बार, मगर इट्स ओके, मतलब आप कुछ ना कुछ तो सीख रहे हो ना, मतलब मेरा कहने का क्या मतलब है, अननेसेसरी वो, और मेडिटेशन इतना पावरफुल टेक्निक है, और हर हर एक इसमें, मतलब आप हर एक रिलीजन में भी देखोगे तो वो बेस ही है बेसिकली मेडिटेशन सब करना, मगर उसके तरफ कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता है। तो मेरा कहने का क्या मतलब है, आपको अगर नींद भी आएगी तो भी चलेगा, मगर आप रोज करो, 10 मिनट्स के लिए करो, 15 मिनट्स के लिए करो, छोटे छोटे इंटरवल्स में करो आप। अगर आप धीरे धीरे देखोगे ना, आप 1 महीना 2 महीने के बाद आप धीरे धीरे वो ट्रांस में जाना शुरू करोगे, जो मैं साइलेंस बोलता हूँ ना, जिसको शून्यता बोलते हैं हिंदी में, तो वो शून्यता में जाना, मतलब जहां थॉट्स नहीं है बिल्कुल, ऐसा स्पेस, वहां दो थॉट्स के बीच का जो साइलेंस है ना, वो आपका बढ़ता बढ़ता जाएगा। फिर एक दिन ऐसा आएगा, अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ्स या 7 मंथ्स, डिपेंडिंग ऑन आपके ऊपर, आप किस तरह से कर रहे हो और आपका सोल का कॉन्शियसनेस लेवल किस लेवल पे है। कोई कोई जल्दी भी जा सकता है, कोई 3 मंथ्स में भी ये कर सकता है। तो आप वो साइलेंस जोन में जाना एक बार शुरू कर दिए ना, ट्रांस में जाना, तो फिर धीरे 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 आपको मजा आने लगेगा, फिर आप में बहुत सारे चेंजेस आने लगेंगे अपने पर्सनालिटी में, जैसे आप शांत हो जाओगे। जैसे आप अगर फियर से ऑपरेट करते थे पहले, फॉर एग्जांपल आप एंजाइटी में रहते थे, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं ना जिन्हें हमेशा एंजाइटी रहती है, कल क्या होने वाला है, क्या कुछ मेरे साथ ठीक होगा कि नहीं होगा, या तो बहुत सारे लोग, अभी मेजोरिटी 99% लोग तो प्रेजेंट में जीते ही नहीं है, उनको तो फ्यूचर, हाँ, फ्यूचर की एंजाइटी होती है या तो पास्ट का रिग्रेट होता है, तो हमेशा वो प्रेजेंट में रहते ही नहीं है। तो आप प्रेजेंट में रहना शुरू कर दोगे, जैसे आप मेडिटेशन करना शुरू कर दोगे ना, तो आपको समझ में आएगा, ये सब चीजें समझ में आएगी कि पास्ट और फ्यूचर कभी एग्जिस्ट ही नहीं होता है। जो आप परस्यू कर सकते हो एज ए लिविंग बीइंग, तो आप उसको प्रेजेंट मोमेंट को ही फील कर सकते हो। तो धीरे धीरे ये चीजें आपको स्पष्ट होनी शुरू हो जाएगी, और धीरे धीरे ये मेडिटेशन आप जैसे जैसे करोगे आपको मजा भी आने लगेगा, और आप में चेंजेस आएंगे, आपका बिहेवियरल पैटर्न चेंज होगा। तो कैसा है, हमारे जो बाहरी जो दुनिया है, आउटर वर्ल्ड, वो आपका इनर रिफ्लेक्शन होता है। Yes, आपका जो, हाँ, आपका जो कॉन्शियसनेस की लेवल का आउटर रिफ्लेक्शन होता है वो। तो उसमें क्या होता है कि आप जैसा अंदर से हो वैसे आपको दुनिया दिखेगी। आप समझ रहे हो, जैसे आप अगर आप एकदम विक्टिम जैसा खुद को फील करते हो, तो आपको सब कुछ अपॉर्चुनिटीज भी ऐसे लगेंगी कि ये मेरे लिए नहीं है अपॉर्चुनिटी, ये मैं एक विक्टिम ही हूँ, और जो कुछ भी हो रहा है गलत ही हो रहा है मेरे साथ, हमेशा गलत ही होता है। तो आप वो नजरिए से खुद को देखोगे, और उसके ऑपोजिट अगर आप एकदम पॉजिटिव उसमें हो, अगर आपका वाइब्रेशन बहुत हाई है, तो आपको कितना भी नेगेटिव चीजें भी आप फेस करोगे, आपको कुछ नहीं लगेगा, आप उसको ऐसे समझोगे कि ये लेसन है लाइफ के, मतलब आप उसको नेगेटिवली लोगे ही नहीं। ओके, तो मतलब अभी अभी जो असेंशन की जो इतने मतलब हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रहा है, या उसके बारे में हम बात कर रहे, सोच रहे थे, वहां पे भी फिर मेडिटेशन हमारे वाइब्रेशन को इंक्रीज करके वो असेंशन में भी हेल्प करेगी, मतलब उसमें हमको भी वो रहता है। हाँ, देखिए, अभी अभी बेनिफिट क्या है मैं बताता हूँ, क्योंकि अभी है ना, हम लोग फोटोन बेल्ट से गुजर रहे हैं। हाँ, मतलब फोटोन बेल्ट क्या है मालूम है, हमारा जैसा हमारा सोलर सिस्टम का सन है, वैसे हमारे गैलेक्सी में, मिल्की वे में एक सन है जिसको अल्सियन कहते हैं। तो ये अल्सियन जो ब्राइटेस्ट स्टार है, उसके एक रिंग है, उसके एनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का रिंग है, तो वो रिंग से अर्थ गुजर रही है। जो अल्सियन है उसको उसको पूरा एक राउंड लगाने के लिए अर्थ को अप्रोक्सीमेटली 26,000 ईयर्स लगते हैं। तो वो 26 ईयर्स का जो साइकिल है ना, वो एक युग बोलते हैं।
एरा एक। तो अभी युग परिवर्तन हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, वो पूरा एक साइकिल कंप्लीट होके अभी अर्थ फोटोन बेल्ट में गुजर रही है। मतलब हाई डेंसिटी एक बेल्ट है फोटोन का, जहां गैमा रेज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और फोटॉन्स, फोटॉन्स मींस लाइट। तो लाइट बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। फॉर एग्जाम्पल लाइट को इंफॉर्मेशन बोलते हैं। एवरीथिंग एक्चुअली दुनिया में जो भी चीज है ना, वो लाइट से ही बनी हुई है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ, लाइट की इंफॉर्मेशन कैसे है। तो अगर आप देखोगे एक अंधेरा कमरा है, वहां बहुत सारी चीजें रखी हुई है, मगर वहां डार्कनेस है, तो आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आएगी उसमें क्या क्या है। आप पता नहीं कर पाओगे कि वहां क्या रखा है। यहाँ टेप रिकॉर्डर रखा है, यहाँ कुछ रेडियो है, यहाँ मोबाइल फोन है, यहाँ एक बैग रखा है, इस रूम में एक फ्लावर वॉज भी है, एक मिरर भी है। ये सब चीजें आपको अंधेरे में बिल्कुल नहीं दिखाई देगी। मगर आप जिस मोमेंट पे वहां एक अगर मैच स्टिक भी लाइट करते हो या तो कैंडल भी लाइट करते हो, वो लाइट की वजह से वो पूरा रूम डार्कनेस वाला इल्यूमिनेट हो जाता है और आपको इंफॉर्मेशन मिलनी शुरू हो जाती है कि यहाँ ये फलाना चीज रखी है, यहाँ वो। तो आप समझ रहे हो ना, प्रैक्टिकल में एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि लाइट कितनी पावरफुल है। लाइट से आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। तो वैसे ही अभी क्या हो रहा है, हमारा जो डीएनए है, मैं अभी ग्रेट अवेकनिंग की बात कर रहा हूँ, तो हमारा जो पूरा सोलर सिस्टम है, तो वो उस फोटोन बेल्ट से गुजर रहा है। तो जो चीज मुझे 12 साल लगे अचीव करने के लिए, वो आज जो मेडिटेशन करेंगे आज से भी, तो उनको वो चीज बहुत फास्ट मिलने वाली है, क्योंकि फेवरेबल एनर्जीज है अभी अर्थ के ऊपर। वो फोटोन बेल्ट से गुजरने के कारण अवेकनिंग एनर्जी, सोलर फ्लेयर्स भी हो रहे हैं। उसके वजह से ज्यादा हाई फ्रिक्वेंसी की एनर्जी अर्थ पे आ रही है। तो आपको इतने एफर्ट्स नहीं लगेंगे, आपको रेडीमेड वो कॉन्शियसनेस का लेवल मिल जाएगा आपको। मतलब आप बहुत फास्ट प्रोग्रेस कर सकते हो। अभी कोई भी अगर 15-20 मिनट्स भी रोज मेडिटेशन कर लेना, तो वो बहुत अवेयरनेस अपना ऑलमोस्ट लव के लेवल तक भी ले जा सकता है। जो 500 की फ्रिक्वेंसी है ना, वहां तक भी ले जा सकता है। ओके, इससे जुड़ी हुई के जो चक्रा की जो चक्रा बैलेंसिंग है, चक्रा ओपन करने की जो टेक्निकलिटी है, उस हिसाब से देखे तो मतलब वो कैसे एक मेडिटेशन करने से वो एक सीरीज में ही ओपन होते हैं कि जो अब तक मुझे पता चला कि जो लोअर चक्रास है वहां से खुलते हुए ऊपर तक जाते हैं। हाँ, तो वहां पे भी जो आप लव फ्रीक्वेंसी की बात जो कर रहे हो, वो हार्ट चक्रा तक ओपन करना है, करेंगे तो हम वो लव फ्रीक्वेंसी में जा सकते हैं। हाँ, अभी जो फॉर एग्जांपल आप मतलब जैसे स्कूल में होते हो, हमारे इधर अगर आपको 11th या 12th करना है, तो आपको 10th पास होना बहुत जरूरी है। अगर आप 10th स्टैंडर्ड फेल हो गए तो आप 11th के क्लास में नहीं जा सकते। वैसे ही स्पिरिचुअलिटी में भी वैसे ही है। आपको अगर 3rd डायमेंशन से 5th डायमेंशन में जाना है, बेसिकली डायमेंशंस क्या है, डायमेंशंस कोई जगह नहीं है। डायमेंशंस ये मन की स्थिति है, मतलब लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, हिंदी में उसको मन की स्थिति बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोवेस्ट डायमेंशन में हो, फियर, अभी आप देखोगे, फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कोविड के टाइम्स का। तो अभी जो बहुत सारे लोग डर के मारे भी अभी भी मास्क पहन के घूमते हैं, तो उनके कॉन्शियसनेस में और जो लोग मास्क नहीं पहन रहे, उनके कॉन्शियसनेस में यही अंतर है कि फियर का अंतर है। उनको अभी भी ऐसा लगता है कि मैं बीमार पड़ जाऊंगा, वायरस मेरे बॉडी में घुस जाएगा, बीमार हो जाऊंगा। तो वो एंजाइटी में, उस फियर की वजह से, उस पैरानोया की वजह से वो अभी भी मास्क पहन रहे हैं। तो एक रियल लाइफ एग्जांपल है। और बहुत सारे लोग अभी भी मास्क बेस लगाना छोड़ दिए, बट दे स्टिल फाइन, मतलब उनको कुछ नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उनमें फेथ है, मतलब वो अभी ट्रांसेंड कर चुके हैं हाई लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में, तो उसकी वजह से वो ये नहीं कर रहे। तो अभी मैं जो बोल रहा था, जैसे आप फियर से ट्रांसेंड करके अभी जो क्वालिफिकेशन है 5th डायमेंशन में जाने के लिए, वो कम से कम आपका हार्ट चक्र एक्टिवेट होना चाहिए, जिसको इंग्लिश में ग्रीन रे जोन भी बोलते हैं। तो जैसे चक्रा के बहुत सिंपल है, मतलब हार्ट आपका सेंटर में है, उसके नीचे 3 चक्रा है, उसके ऊपर 3 चक्रा है। तो हार्ट आपका एक मिड पॉइंट है। तो इमेजिन करिए, आपका जो एनर्जी होता है जब एसेंशन कुंडलिनी जब अवेक होती है, तो वो लोअर चक्र है। और बहुत सारे, मुझे लगता है ऑलमोस्ट 90
98% to 99% लोगों के लोअर चक्र तो एक्टिवेट होते ही है। आप अगर देखोगे रूट चक्र मणिपुर, उसके बाद सैक्रल, ये रूट चक्र, सोलर प्लेक्सस, और वो अवेकनिंग होते ही, इसलिए लोग सर्वाइवल मोड में ही जीते हैं। मतलब आप समझ रहे हो, मतलब उनके लिए सर्वाइवल इंपॉर्टेंट रहता है। मतलब पैसे कमाना, रोज जिंदगी निकालना, जो सर्वाइवल पर, उसके बाद जो बेसिक चीजें हैं। और जनरली क्या होता है, अभी आप देखोगे जो अभी ये चल रहा है ग्रेट अवेकनिंग, तो उसको रोकने के लिए एक ग्रेट रिसेट भी चल रहा है। तो वो तो बहुत पहले से ही चल रहा है, मतलब अभी तो वो उसको नाम एक दे दिया है ग्रेट रिसेट, मगर ये पहले से हम लोग को, कॉमन लोगों को बहुत अलग अलग टेक्निक से कंट्रोल करते आ रहे हैं। तो बेसिकली हमारा कॉन्शियसनेस, इनको भी पता है कि ह्यूमंस का कॉन्शियसनेस है ना, वो इतना पावरफुल है ना, वो हम लोग एक डिजायर टाइमलाइन भी हम लोग अचीव कर सकते हैं, या तो उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, उनके जो मीडिया है, या तो न्यूज मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, या तो बॉलीवुड है जो फिल्म इंडस्ट्री मूवीज बनाते हैं, आप देखोगे, अगर बारीकी से देखोगे तो उनकी मूवीज जो न्यूज होती है, वो सब इट्स फुल ऑफ फियर। मतलब हाँ, आप देखोगे ना, सब मतलब फियर बेस्ड है। आप कोई भी इंडस्ट्री देखोगे ना, अभी हमारे मेडिकल इंडस्ट्री में भी देखो, डॉक्टर्स का जो बिजनेस चलता है ना, इट इज आउट ऑफ फियर। मतलब आपको डॉक्टर्स बोल देते हैं कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो ये आगे जाकर ये होगा, ये हाँ, आपको आगे जाकर ये बहुत ही डेंजरस होने वाला है कुछ, तो आपको। सबसे अनफॉर्चुनेट जो बात है, मुझे लगता है कि बीमार होना लोगों के दिमाग में ऐसा हो कि इट्स वेरी नेचुरल, मतलब लोग बीमार होंगे, या जैसे कि शुगर, प्रेशर, ये आफ्टर ए सर्टेन एज होना ही है, मतलब ये लोगों की वो एक बिलीफ सिस्टम, हाँ, वो एक बिलीफ सिस्टम बन गया है कि सर्टेन एज के बाद मुझे बीमारी होना है, और डॉक्टर के पास जाना इनएविटेबल है, मतलब उसको कुछ चॉइस ही नहीं है, मतलब जाना ही पड़ेगा, और वही सोल्यूशन है, वो लोगों का मेंटालिटी। मगर ये मेंटालिटी बनाने में आपको बहुत सालों से इन्होंने प्रोग्रामिंग करके रखा है। मतलब आप टीवीज में ऐड देखोगे, या एड्स के थ्रू, या तो आपके न्यूज़पेपर के थ्रू, या तो आपको मूवीज के थ्रू, इन्होंने आपके माइंड की प्रोग्रामिंग करके रखी है कि आप एक सर्टेन एज में जाओगे तो आप बीमारी होंगे। क्योंकि जापान में ओकिनावा आइलैंड्स है, जहां आज भी लोग 150 ईयर्स जीते हैं, वो एवरेज एज है वहाँ। 70-80 जो हमारे इसमें नॉर्मल एज है अभी, वहाँ 70-80 में भी लोग तंदुरुस्त रहते हैं, मतलब उनको कोई बीमारी नहीं होती है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ऐसी कोई बीमारी वहाँ के पॉपुलेशन में नहीं, क्योंकि उनका माइंडसेट वैसा है ही नहीं। मतलब आप समझ रहे हो ना, उनकी बिलीफ सिस्टम ही नहीं है, वो ऐसे मानते ही नहीं है कि हम लोग बुढ़े हो गए हैं, या तो हमारी एज इतनी है, इतना ही होना चाहिए। तो वो खाली एक माइंडसेट से, एक थॉट चेंज करने की वजह से वो वैसे जी पाते हैं। और उनके फूड हैबिट्स भी थोड़े बहुत नेचुरल है, मतलब ज्यादातर रॉ फूड्स वो प्रेफर करते हैं वहाँ की पॉपुलेशन, तो वो भी इफेक्टिव है इस चीज में। वैसे हुंजा वैली के बारे में भी हमको पता है कि वो की उस तरफ, मतलब पाकिस्तान, वो बॉर्डर या कहीं पे, तो वो वैली वो पाकिस्तान में है कि इंडिया में है, हुंजा वैली जो है? वो पहले इंडिया में थी, मगर जब बंटवारा हुआ ना, उसके बाद वो अभी पाकिस्तान में है। आप तो उस माउंटेन का, वो माउंटेन रेंज है ना, उसको हिंदू कुश माउंटेन रेंज बोलते हैं। तो आप नाम से देख सकते हो कि इंडियन ओरिजिन है हिंदू कुश। तो वो इंडिया का हिस्सा था पहले, मगर अभी वो पाकिस्तान में जब बंटवारा हो गया था, तो उसके बाद वो पाकिस्तान में चला गया है। मगर उधर के लोग अभी भी, जहां जहां लोग आप देखोगे ना, नेचर के क्लोज है, अभी भी ट्रेडिशनल वे में खाना, मतलब ज्यादा से ज्यादा रॉ फूड खाया जाता है वहाँ, और ज्यादा से ज्यादा प्लांट बेस्ड डाइट है वहाँ, मतलब इवन नॉन वेज भी नहीं खाते हैं लोग वहाँ, तो वो ज्यादा हेल्दी रहते हैं। अभी हमारे यहाँ जो हमको जो एक मेन स्ट्रीम एक साइंस के थ्रू हमारे दिमाग में बातें डाली गई है कि खाना पकाना चाहिए, उसके वजह से बैक्टीरिया, वायरसेस मर जाते हैं, उसके वजह से हेल्दी खाना होता है, और ऐसा नहीं हो, डिग्रेड हो जाता है खाना बेसिकली। आप देखोगे कोई भी चीज हम जब टेम्परेचर उसको 100 के ऊपर बहुत सारे समय के लिए पकाते हैं,
तो उसमें जो नेचुरल बॉन्ड्स होते हैं, जो लिंकेज होते हैं, वो ब्रेक होना शुरू हो जाती है। तो वो चीज नेचुरल स्टेट में नहीं रहती है, वो डिग्रेड होके कुछ डिफरेंट फॉर्म में चली जाती है। और वही सब अनहेल्दी चीजें हम लोग खा रहे हैं, ये मेन कारण है बीमार होने का। एक तो हम गलत टाइप से खाना खा रहे हैं, हम बहुत ज्यादा खाना खा रहे हैं, मतलब लिमिट नहीं है लोगों में, मतलब जितना हंगर है उतना भी नहीं खा रहे, उससे ज्यादा खा रहे हैं और टाइमिंग पे खा रहे हैं। हाँ, मतलब अभी हम लोग देखेंगे भूख लगती है तो नहीं खाना खाते हैं हम लोग, एक टाइम हो गया ना, चलो अभी लंच का टाइम हो गया तो खाना खा लेंगे, ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया तो खाना खा लेंगे। मतलब एक बॉडी हमारा जो बताती है कि चलो अभी हंगर अभी फील हो रहा है तो अभी खाना खाना चाहिए, तो वैसे हम लोग फॉलो नहीं करते हैं। तो एक गलत एक ट्रेडिशन एक लोगों के दिमाग में बस गया है, उसके वजह से ये सबसे बड़ा रीजन है बीमार पड़ने का। हाँ वही। और फिर मतलब ये जो मेडिसिन, फूड को एज ए मेडिसिन के हिसाब से जो यूज करने की, हमारे पुराने जमाने में भी यही चलता था। कोई नेचुरल जो भी है, कोई भी बीमारी हुआ तो उसका यूज करने का, वो भी हमारे दिमाग में से चला गया। जो पहले के जमाने में हमारे नानी दादिया वो सब बोलते थे कि ओके सर्दी जुकाम हो गई तो ये ले लो। तो अभी मतलब थोड़ा सा भी सर्दी जुकाम या थोड़ा सा टेम्परेचर आ जाता है तो पैरासिटामॉल निगल लो, यही एक कल्चर हो गई है। और मतलब मैं आपको एक शॉकिंग पैरासीटामोल के बारे में शॉकिंग एक न्यूज बताता हूँ। पैरासीटामोल तो घर घर में यूज होती है, बराबर है, मतलब छोटे बच्चों को भी दे देते हैं इजीली कि चलो बुखार आ गया, एकदम कॉमन मेडिसिन है यूज होने वाली। मगर सबसे डेंजरस मेडिकल हिस्ट्री में जो मेडिसिन है, जो हिपैटोटॉक्सिक है, मतलब आपके लीवर को खराब करने वाली, आप उसका जस्ट टैबलेट एक जिस दिन आपने टैबलेट लिए ना, उसी मोमेंट से वो लीवर को डैमेज करना शुरू कर देती है। और सबसे हिपैटोटॉक्सिक दवा पैरासीटामोल ही है। और लीवर का जो काम है, आप देखोगे अगर लीवर का अपने बॉडी में काम है तो एक वो मतलब जो टॉक्सिन्स है उसको वो निकालने का काम करता है बॉडी में लीवर का। तो इमेजिन करो आपका मेन ऑर्गन अगर कोई दवा खराब कर रही है तो आपके बॉडी में टॉक्सिन्स एक्युमुलेट होते जाएंगे। मतलब कोई अगर पैरासीटामोल छोटे छोटे इसमें ले रहा है, अगर बुखार आ गया तो ले रहा है, एक्चुअली वही मैं बोल रहा हूँ, परसेप्शन लोगों का गलत है। बुखार आना अच्छी बात है, बुखार क्यों आता है मालूम है? उसका जो मेन रीजन है ना, साइंटिफिक रीजन, जब आपको कुछ भी इंफेक्शन हो जाता है तो बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है वो ब्लड को, पूरे बॉडी को गर्म करना, मतलब उसको टेम्परेचर 2-3 डिग्री से रेज करता है। बुखार की वजह से जो बैक्टीरिया वायरसेस है आपके ब्लड में वो एलिमिनेट हो जाते हैं उस टेम्परेचर पे। समझ में आया? वो तो बुखार वो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। मगर ये मॉडर्न मेडिसिन के थ्रू हमारे दिमाग में डाल दिया है कि बुखार आना गलत चीज है, मतलब बुरी चीज है। तो हम लोग डर जाते हैं, फिर से फियर बेस्ड वो एक टेक्निक यूज करके आपके दिमाग में डाल दिया कि आपको पैरासीटामोल लेना चाहिए। उल्टा ज्यादा बुखार से भी ज्यादा डैमेज वो पैरासीटामोल से हो रहा है आपके बॉडी में। यहाँ पे मैं कुछ यहाँ पे पूछना चाहती हूँ, थोड़े से डिफरेंट इसमें। जो ये वैक्सीनेशन की बात नहीं है, मतलब कोविड का वैक्सीन नहीं, कोई भी वैक्सीन अगर हमारे बॉडी में डालते हैं तो उसके बाद एक बुखार का वो रहता है। तो दैट मीन्स के एक आउटर पार्टिकल कुछ भी आप बॉडी में डाल रहे हो तो आपका इम्यून सिस्टम उसके ऊपर काम करना शुरू कर रहा है। तो बहुत सारे लोग ऐसे जान पहचान के भी है, अभी हाल ही में जो भी वैक्सीनेशन का वो चला उनमें उनको कोई भी चेंजेस नहीं आए, मतलब बुखार भी नहीं आए, नो बॉडी एकिंग, नथिंग। तो उसका मतलब क्या है कि जो वैक्सीन बॉडी में दिया गया ऑलरेडी उनकी इम्यून सिस्टम काम नहीं कर रही है। क्योंकि इम्यून सिस्टम काम करेगा तो थोड़ा सा बुखार या बॉडी एक वो सब तो आना नॉर्मल है। हाँ, मतलब देखिए वैक्सीन जब लगाते हैं ना तो नॉर्मली कुछ तो बॉडी का रिएक्शन होता है, तो वो लोकल साइड पे पेन भी हो सकता है, या तो वो बहुत ही सीवियर रिएक्शन हो सकता है, जैसे फीवर आना, उसके बाद आपको पूरा बॉडी एक होना, या तो कुछ रिएक्शन ब्लिस्टर्स, रैशेस, ये भी हो सकता है। मगर अभी बहुत सारे लोगों को नहीं हुआ। एक तो अभी उनके बॉडी के साथ, मतलब अगर वो क्रोनिक दवाई ले रहे हैं तो उनका इम्यून सिस्टम पहले से, अभी देखे फॉर एग्जांपल अभी नॉर्मली भी स्टेरॉइड्स भी लोग बहुत खा रहे हैं, मतलब सप्रेस करने के लिए इन्फेक्शन। और बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स, जीपीज, जो डॉक्टर्स है, वो पेशेंट को, क्योंकि पेशेंट की डिमांड ही है वैसे, मतलब आप समझ रहे हो ना, आजकल सोसाइटी में डिमांड है कि जल्दी ठीक होना चाहिए, मतलब उनको रिजल्ट जल्दी आना चाहिए, उनको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। तो उसके लिए डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए बहुत सारे लोगों को स्टेरॉइड्स भी दे देते हैं
बहुत सारे लोगों को सिडेटिव्स भी दे देते हैं जो नहीं देना चाहिए एक्चुअली। तो सिडेटिव से क्या होता है, ब्रेन एक्टिविटी कम होता है तो पेशेंट को लगता है कि मैं ठीक हो गया हूँ, मगर वो ठीक नहीं हुआ है। वो एक मैनेजमेंट किया है डॉक्टर ने, समझ में आया, वो डिसीज को क्योर नहीं किया। और आप देखोगे जो एलोपैथिक मेडिसिन है वो डिसीज को क्योर नहीं करती, वो मैनेज करती है। आप मुझे एक एक भी दवाई ऐसे बताओ कि जिसने पूरी तरह बीमारी को ठीक किया हो। आप डायबिटीज ले लो, कैंसर ले लो, कोई भी ले लो, उसमें मैनेजमेंट होता है जो एलोपैथिक मेडिसिन है। और जो हमारे पुरानी होम्योपैथी है या तो आयुर्वेदा है, दैट इज दोज आर ओल्ड साइंस, मतलब ये 300 मतलब 3000 साल पुराने तो। हाँ, तो उसमें जो दवाई है आयुर्वेदा में, वो 3000 साल पहले जो दवाई थी वो आज भी वही है। और आप एलोपैथी की बात करोगे तो एलोपैथी में दवाइयां नई नई आती रहती है। एक मॉलिक्यूल आ गया, उसका रेजिस्टेंस सोसाइटी में हो गया तो नया मॉलिक्यूल आ जाएगा। मतलब वहां बहुत एक तगड़ी कंपटीशन चल रहा है एलोपैथी इसमें, नया नया मॉलिक्यूल। और मैं एक बात बताना चाहूंगा, बहुत लोगों को पता नहीं है एलोपैथिक मेडिसिन बनती कैसे है। एक्चुअली एलोपैथिक मेडिसिन हाइड्रोकार्बन से बनती है, और हाइड्रोकार्बन आप देखोगे दोज आर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। आप समझ रहे हो, मतलब पेट्रोलियम का बाई प्रोडक्ट होता है ना, उससे ये दवा बनती है हाइड्रोकार्बन से। तो सब मॉलिक्यूल्स जितने भी है ना, वो हाइड्रोकार्बन से बनते हैं। और अगर आपको पता है कि रॉकफेलर, आपने अगर नाम सुना होगा, जो अमेरिकन एलिट्स, जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री पे पूरे वर्ल्ड में जिसकी मोनोपोली है अभी भी, तो उन्होंने जब 20th सेंचुरी की शुरुआत में जब उनको पता चला कि इसमें बहुत सारा स्कोप है, हाइड्रोकार्बन से हम लोग बहुत सारी दवाइयां बना सकते हैं, तो उन्होंने हर एक मॉलिक्यूल को पेटेंट करके रखा है। तो आप, अगर आपके पड़ोस में कोई केमिस्ट है, आप वहां से एक पैरासिटामोल भी लेते हो, तो उसकी रॉयल्टी, कुछ हिस्सा उस दवाई के कॉस्ट का, वो रॉकफेलर के घर पहुंचता है। तो आप इमेजिन करो उन लोगों ने कितना पैसा कमाया है। और यही वो लोग हैं जिन्होंने, मतलब आप अगर देखोगे जो एलोपैथिक साइंस है, ये हार्डली 100 to 150 ईयर्स पुराना है, ये ज्यादा पुराना नहीं है। आयुर्वेदिक होम्योपैथी बहुत ओल्ड साइंसेस है, और आयुर्वेदिक होम्योपैथी का रिजल्ट भले आपको थोड़ा लेट आता होगा, मगर वो जड़ से बीमारी को ठीक कर देते हैं। और उसमें जो डोसेज होती है, वो डोसेज एक आपका एज देखकर, आपका मेंटालिटी देखकर, आपका कॉन्शियसनेस लेवल देखकर, उसके ऊपर आपकी दिमागी हालत देखकर, आप किस मूड स्विंग में हो वो देखकर उसमें डोज आपका निश्चित किया जाता है। हाँ, मतलब टाइट्रेशन, पर्सनल टाइट्रेटेड किया जाता है डोज। मगर एलोपैथी में वन साइज फिट्स टू ऑल, ये फंडे पे चलता है। तो आप देखोगे ना, एक ही टैबलेट हर एक को दे रहे हैं। और अभी फॉर एग्जांपल, अगर आपको ब्लड प्रेशर है, वो ब्लड प्रेशर के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। हो सकता है आपकी बीवी या तो आपके हस्बैंड में, दोनों को भी बोल रहा हूँ, कोई भी रिलेशनशिप में, उनके वजह से आपको बहुत सारी टेंशन है, आपके काम में बॉस के वजह से बहुत सारी टेंशन है, आप उस स्ट्रेस को नहीं संभाल पा रहे हो, वो स्ट्रेस के वजह से ट्रिगर होकर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, वो कारण वो स्ट्रेस है। मगर आपको जो एलोपैथी दवाई दी जाती है, वो आपकी फिजियोलॉजी चेंज करता है, वो स्ट्रेस को नहीं ये करता है। समझ में आया? तो आपकी फिजियोलॉजिकल चेंज होके, अगर एक पैरामीटर फिजियोलॉजी का चेंज हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली बाकी के भी पैरामीटर्स इफेक्ट होते हैं उससे। तो एक चीज, इसलिए एलोपैथिक मेडिसिन में साइड इफेक्ट्स होते हैं। साइड इफेक्ट्स का मतलब क्या, आपका एक फिजियोलॉजिकल पैरामीटर को मैनिपुलेट कर दिया, उसके वजह से बाकी के 10 पैरामीटर्स भी इफेक्ट हो जाएंगे, तो दैट इज साइड इफेक्ट। तो एक भी दवा ऐसी नहीं है जिसमें साइड इफेक्ट्स नहीं है। और अभी हम लोग वैक्सीन की बात कर रहे थे। जनरली मेरा भी कुछ साल पहले परसेप्शन ऐसे ही था कि वैक्सीन अच्छे होते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द साइंटिफिक स्टडीज वीडीज, मतलब जो भी ये लोग ने एक्चुअली, जब मैं गहराई में जाकर मैंने थोड़ा रिसर्च किया, तभी मुझे पता चला कि जो भी वर्ल्ड में साइंटिफिक स्टडीज होती है, इसके फंडिंग ये रॉकफेलर फाउंडेशन या जो भी बड़े बड़े पावरफुल लोग हैं, ये फंडिंग करते हैं उसको। तो जहां से पैसा आता है, तो उनके लिए रिजल्ट भी मैनिपुलेटेड ही होते हैं। जो कोई भी रिसर्च का, बहुत सारे रिसर्च ऐसे है जिनके एंड रिजल्ट मैनिपुलेटेड होते हैं। या तो दवा को ऐसे कंपेयर करते हैं, एक बिग ड्रग के साथ कंपेयर करते हैं, मतलब समझ में, अभी एक ब्रांड ऑफ पैरासीटामोल, तो उसको एक वीक ब्रांड ऑफ पैरासीटामोल से कंपेयर करेंगे और उसका स्टडी बता देंगे। तो समझ में है, तो उससे वो इंफीरियर ब्रांड से वो अच्छा ही रहेगा। तो रिजल्ट क्या आ रहा है कि अच्छा है, मगर उसको कंपैरिजन किया जा रहा है एकदम इंफीरियर ब्रांड के साथ। या तो
जो स्टडी जिसमें मतलब फॉर एग्जांपल जिसके ऊपर भी रिसर्च करते हैं, वॉलंटियर्स होते हैं, तो उसमें वॉलंटियर्स को ऐसा चुना जाता है कि जो पहले से एकदम फिट हो, या तो ये हो, मतलब समझ में आ रहा है, उसमें कोमॉर्बिडिटी वाले वॉलंटियर जानबूझ के नहीं लिए जाते हैं ताकि उसको मतलब वो जो रिसर्च का जो आउटपुट डेटा है वो अच्छा ही दिखे। और वैक्सीन्स के बारे में, वैक्सीन्स का जो साइंस ही है ना वो पूरी तरह से गलत है। मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, आपको जब इन्फेक्शन होता है, फॉर एग्जांपल आप फ्लू ले लीजिए, फ्लू का इन्फेक्शन होता है तो उसमें क्या होता है कि हम अगर थ्योरी से जाएंगे तो सोचिए कि आपके नॉस्ट्रिल से या तो आपके मुंह से आपने इनहेल कर लिया वायरसेस और बैक्टीरिया को, तो आपके बॉडी में बहुत सारे ऐसे गेटवेज है, नेचुरल बैरियर्स है जिसके थ्रू उसको जाना होता है और अल्टीमेटली आपके ब्लड तक वो पहुंच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके नोज में, आपके नाक के अंदर, नॉस्ट्रिल्स के अंदर बहुत सारे हेयर्स है, बराबर, उसके हेयर्स के बाद में उधर फ्लूइड सिक्रेशंस है, म्यूकस है, वो म्यूकस में भी ट्रैप हो जाते हैं। आपका जो नोस्ट्रिल का टेम्परेचर है वो बॉडी से टेम्परेचर से 1-2 डिग्री ज्यादा होता है, वहां गर्म हवा होती है ताकि वो ज्यादा बैक्टीरिया और वायरसेस वही के वही उसको मतलब उनका सफाया हो जाए। हाँ, तो उसके बाद में आपके अंदर अगर सिस्टम में भी चले गए, समझिए आपके सलाइवा से चले गए, नॉस्ट्रिल से, अगर म्यूकस से भी अंदर होकर आपके थ्रोट में चले गए, तो थ्रोट के अंदर भी आप सिक्रेशंस, बहुत सारे सिक्रेशंस होते हैं। फिर बाद में आपके अगर स्टमक में भी चले गए, वहां HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो एक्ट होता है आपके इस पे, तो वहां से होने के बाद अगर वो सेल्स में भी घुस गए तो सेल्स में भी मैक्रोफेज, ये सब बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं जो उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे नेचुरल, मेरे कहने का मतलब है बहुत सारे नेचुरल बैरियर्स है। मतलब अगर थाउजेंड्स वायरसेस घुस गए आपके बॉडी में, तो उसमें से एक्चुअली 1 या 2 आपके ब्लड तक पहुंच सकते हैं, और 1 या 2 इससे आपको इन्फेक्शन नहीं होने वाला है इतने कम नंबर से। मगर वैक्सीन में आपको सीधा वही वायरस और बैक्टीरिया से बना हुआ फॉर्मुलेशन आपके ब्लड स्ट्रीम में डाला जाता है सीधा, मतलब उसको बाकी नेचुरल मैकेनिज्म बाईपास करके सीधा आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर छोड़ा जाता है। तो आप एक सिंपल इससे सोचिए वो कितना ये है। फॉर एग्जाम्पल अभी जो वैक्सीन दिया जा रहा है उसमें 0.5 ml जो मात्रा में देते हैं, उसमें 13 बिलियन स्पाइक प्रोटीन के RNA के ग्लाइकोप्रोटीन से, मतलब उसके मॉलिक्यूल से। तो आप सोच सकते हो मतलब 13 बिलियन एक साथ आपके ब्लड स्ट्रीम में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ओके, तो वहां पे भी मतलब कुछ लोगों में वो वैक्सीन लेने के बाद भी कोई विजिबल कोई चेंजेस नहीं आया, मतलब वो वायरस के उसके स्पाइक प्रोटीन को डालने के बाद भी मेरे पहचान के जिन्होंने लिए है वैक्सीन, तो उनको कुछ भी नहीं रिएक्शन आया। तो इसका मतलब क्या निकल के आ सकता है कि उनके बॉडी डिफेंसिव उस मोड में है ही नहीं पहले से, कि उसके लिए भी फाइट नहीं कर रहे। इसका एक वो भी हो सकता है कि इनका बॉडी मतलब उसका सिस्टम ही एक्टिव नहीं है, मतलब आप सब बोल सकते हैं इम्यून सिस्टम पहले से ही वो इनएक्टिव है, तो कुछ रिएक्शन ही नहीं बता रहा है। या तो दूसरा इसका कारण हो सकता है कि उनको प्लासिबोज भी मिले हो। हाँ। आप समझ रहे हैं, कोई भी ड्रग का प्लासिबो भी होता है, एक फेक वैक्सीन भी हो सकता है, मतलब जो एक्चुअल वैक्सीन नहीं है वो भी मिला हो, वो भी हो सकता है। मगर जहां तक मेरा ख्याल है बहुत सारे अभी डेटा, अगर आप मैं खुद अवेकन इंडिया के इसमें एक्टिव हो तो उसमें हम लोग देखते हैं जो AFI का हम लोग डेटा जो हमारे पास आ रहा है, वो हम लोग को एडल्ट्स की डेथ में पोस्ट वैक्सीनेशन 22,000 से ज्यादा केसेस मिले हैं। ओके। और बच्चों के भी बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। जनरली बच्चों को तो कार्डियक अरेस्ट ये बहुत अनकॉमन चीज है बच्चों में, मतलब 16 साल के नीचे की उम्र के बच्चे में कभी कार्डियक अरेस्ट मतलब नहीं होता है। उनका हार्ट इतना हेल्दी होता है कि कभी कार्डियक अरेस्ट आने की गुंजाइश ही नहीं है, मगर पोस्ट वैक्सीनेशन ये सब हो रहा है। तो और पहली बार ऐसा हो रहा है हिस्ट्री में, कोई भी जब ड्रग आता है तो उसका ट्रायल होता है, मतलब उसका पहले एनिमल ट्रायल होता है, फिर उसके बाद वॉलंटियर्स पे ट्रायल होता है, और वो जो ट्रायल का पीरियड है वो 5-5 साल का है। फेज 1 ट्रायल, फेज 2 ट्रायल, फेज 3 ट्रायल।
तो इसलिए वैक्सीन कोई भी बनने के लिए 15 से मतलब 10 से 15 साल इसलिए लगते हैं क्योंकि उसका ट्रायल पीरियड बहुत बड़ा है। ये पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हो रहा है कि एक तरफ ट्रायल चल रहे हैं और एक तरफ पब्लिक को यहाँ इनोकुलेट किया जा रहा है। तो ये पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ है। मतलब मुझे लगता है ये बहुत सबसे बड़ा डिजास्टर साबित होगा आने वाले इसमें। ओके, तो हम थोड़ा सा हट के आ चुके हैं मेडिटेशन एंड कॉन्शियसनेस के सब्जेक्ट से। तो वहां पे और आप क्या बोलना चाहते हो उस टॉपिक के ऊपर? तो देखिए, ओमेगा कॉन्शियसनेस स्केल जो है, तो अगर आप ओमेगा कॉन्शियसनेस स्केल देखोगे तो इसकी शुरुआत होती है शेम से। इसका जो लोवेस्ट पॉइंट है वो शेम है। तो अगर आप लोवेस्ट पॉइंट में देखोगे तो उसका जो कैलिब्रेशन है वो 20 पॉइंट्स का है। तो आप जैसे मेडिटेशन करते हो, जैसे जैसे आपकी कॉन्शियसनेस रेज होती है तो आप उसके ऊपर के लेवल पे चले जाते हो। फिर उसका ऊपर का लेवल गिल्ट है, फिर उसके ऊपर और एपैथी है, फिर उसके ऊपर ग्रिफ है, फिर 100 लेवल पे फियर है और 125 लेवल पे डिजायर है। तो आप देखोगे कि शेम, गिल्ट, एपैथी, ग्रिफ, फियर, डिजायर, एंगर, प्राइड, ये सब चीजें 99% सब सोसाइटी में देखी जाती है। बहुत सारे लोग ये जोन में रहते हैं। तो ये जोन में जो जो लोग भी रहते हैं इस कॉन्शियसनेस के लेवल पे, तो उनके लेवल मतलब उनके लाइफ में स्ट्रगल होता है बहुत सारा। मतलब उनकी लाइफ फ्री फ्लोइंग नहीं होती है, वो एक विक्टिमहुड में जीते हैं और उसमें उनका जो कॉन्शियसनेस रहता है वो कॉन्ट्रैक्टेड रहता है और उनका जो लॉजिकल माइंड है वो बहुत एक्टिव रहता है। और जैसे हम जानते हैं कि लॉजिकल माइंड हमेशा इल्यूजन क्रिएट करता है, मतलब वो आपको सच्चाई नहीं दिखाता है, वो हमेशा भ्रम में रखता है आपको। तो वो इल्यूजन बहुत डिफरेंट तरह के होते हैं। आपको खुद के बारे में मतलब आपको ऐसे लगेगा कि आपका ईगो बहुत बढ़ेगा, आपको लगेगा कि मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं ही सबसे बेस्ट हूँ, मतलब मुझे जितना नॉलेज है वो किसी के पास नहीं है। आप खुद को सेपरेट देखोगे दूसरे से, मतलब आप ऐसा नहीं समझोगे कि आप सब एक यूनिवर्स का एक हिस्सा हो। आप अपने आप को अलग देखते हो। और हम लोग ने देखा है ह्यूमन परसेप्शन में ह्यूमंस खुद को बहुत अलग सोचते हैं। मतलब वो दूसरे जानवरों से, दूसरे प्राणियों से, हमारे जो नॉन लिविंग थिंग्स जो हम लोग जिनको भी मानते हैं, ये मतलब अर्थ को भी ज्यादातर लोग नॉन लिविंग मानते हैं मगर वो लिविंग बीइंग है। अर्थ का भी कॉन्शियसनेस है, अर्थ का भी सोल है, अर्थ भी अभी इवॉल्व हो रही है, अर्थ भी हायर डायमेंशन में जा रही है। तो बहुत सारे लोग का जो ये सोच है, गलत सोच है, परसेप्शन है गलत, वो बेसिकली इस जोन में रहने की वजह से होता है। वो 200 के नीचे है। तो जैसे हम लोग 200 तक जाएंगे, 200 के लेवल पे आप देखोगे तो वहां करेज आता है। 200 लेवल पे करेज में क्या होता है, आप में कुछ तो चेतना जागरूक होती है कुछ करने के लिए, मतलब आप में हिम्मत आ जाती है कि कुछ करूं मैं। तो वहां से आपकी जर्नी एक्चुअल शुरू हो जाती है, स्पिरिचुअल जर्नी में बोलता हूँ। तो सबसे पहला जो पड़ाव है वो 200 का है। एक बार आपने 200 का पड़ाव क्रॉस कर लिया, फिर आप न्यूट्रल जोन में आते हो 250 के। अभी 200 से जो 250 जो अपर जोन है वो एक्सपोनेंशियल है, मतलब टू द पावर ऑफ 10, उसको आप ऐसे समझो। और जो 20 से 200 तक का जोन वो लीनियर है, मतलब उसमें अगर 20 से गिल्ड तक जाओगे तो 20 से 30 10 पॉइंट से इंक्रीज हुआ है। फिर उसके बाद 30 से एपैथिक तक जाओगे तो वो 30 टू 50 20 पॉइंट से इंक्रीज हुआ है। उसके बाद आप आगे जाओगे 50 से 75 ग्रीफ का, तो वहां 25 पॉइंट का इंक्रीज हुआ है। तो ये 25 लीनियर इंक्रीज है, मगर 200 के ऊपर जो है वो एक्सपोनेंशियल इंक्रीज है। तो इससे क्या होता है, अगर आप न्यूट्रल इसमें आ गए हो तो आप पॉजिटिव भी नहीं हो, आप नेगेटिव भी नहीं हो, मगर यहाँ से आपके लाइफ में चेंजेस आना शुरू होते हैं। फिर आप और साधना करोगे, अपने ऊपर इनर वर्क करोगे, मतलब वही मेडिटेशन ही है इनर वर्क। आप अच्छी पॉजिटिव किताबें पढ़ोगे, पॉजिटिव लोगों के साथ उठना बैठना होगा आपका, तो आपका अवेयरनेस में चेंज आ जाएगा, आपका थिंकिंग में चेंज आ जाएगा और वो रिफ्लेक्ट करेगा आपके बिहेवियर में। तो आगे जाकर आप एक ऊपर के लेवल में आ जाओगे जो 310 का लेवल है, विलिंगनेस बोलते हैं। उसमें आपको चाह आ जाती है कुछ भी करने की। मतलब जो आप नीचे देखोगे ना, तो नीचे के जोन में आप इनएक्टिव रहते हो। मतलब 200 के नीचे के जोन में आप बिल्कुल कुछ एक्टिविटी नहीं करते, मतलब आप खुद को विक्टिम समझते हो, आप अपने आप को एक कठपुतली समझते हो कि लाइफ ऐसे ही हो रही है,
और जैसे जिंदगी हमारे साथ हो रही है उसको वैसे ही जीना चाहिए। मतलब आप खुद एफर्ट्स नहीं डालोगे, और अगर एफर्ट्स भी डालना चाहोगे तो हमेशा वो एफर्ट्स है ना, मतलब फोर्सफुल होंगे। मतलब समझ में आया, मतलब अंदर से कुछ करने की इच्छा नहीं है फिर भी आप जबरदस्ती कर रहे हो। मतलब स्कूल में किसी बच्चे को डाल देते हो, फॉर एग्जाम्पल उस बच्चे का टैलेंट समझो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वो ड्राइंग बहुत अच्छा करता है, मगर उसको हम लोग ने जबरदस्ती स्कूल में डाल दिया। वो ड्राइंग करना चाहता है मगर उसको जबरदस्ती एक कोई भी इंजीनियरिंग में डाल दिया या तो कुछ करने डाल दिया, तो वो जबरदस्ती कर रहा है, मतलब फोर्सफुल कर रहा है, क्योंकि उसका ये नहीं है। तो यहाँ क्या है, उसका जो इंट्यूशन है हार्ट और उसका जो लॉजिकल माइंड है वो अलाइन नहीं है, वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। उसका हार्ट उसको बोल रहा है भाई तू, तेरा ड्राइंग अच्छा है, तू उसको परस्यू कर, वो इंट्यूशन कर रहा है। मगर उसका लॉजिकल माइंड उसको बता रहा है कि नहीं अपने को ये करना चाहिए, इंजीनियरिंग ही करनी चाहिए। तो इसे तो मतलब आप समझ रहे हो ना, उसमें स्ट्रगल होता है। तो ये 200 के नीचे के लेवल के लोगों में स्ट्रगल होता है, वो इनएक्टिव होते हैं। तो जैसे जैसे आपका कॉन्शियसनेस बढ़ते जाएगा तो आपको न्यूट्रलिटी के बाद विलिंगनेस आती है, उसके बाद आपको 350 पे आपका एक एक्सेप्टेंस आ जाता है। तो एक्सेप्टेंस में क्या होता है, आप चीजें जैसे है वैसे एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हो। मतलब आपका पार्टनर जैसा भी है तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मतलब समझ में आप लोगों को समझ लेते हो, अरे हाँ हाँ ये फलाना आदमी ऐसे है, तो आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे। मतलब आप उसको रिजेक्शन नहीं करोगे, आप उसको जज नहीं करोगे, आप प्रीकंसीव्ड आइडियाज नहीं रखोगे उसके बारे में। तो आप जो भी जैसा है चीज उसको एक्सेप्ट करोगे। फॉर एग्जाम्पल आपके लाइफ में अगर आप फेलियर हो तो आप रेस्पॉन्सिबिली उसको एक्सेप्ट करोगे कि मेरे ये चीजों की वजह से मैं अब फेल हो रहा हूँ, या तो मेरे ये चीजों की वजह से मैं सक्सेसफुल हो रहा हूँ। तो वहां आप रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर देते हो अपने लाइफ की। और जब आप अपने लाइफ की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर देते हो तो आप दूसरों को उसका स्केपगोट नहीं बनाते हो। मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, मेरे पिताजी ने, माँ बाप ने पढ़ाया नहीं इसलिए मैं आज इधर हूँ, उन्होंने मुझे ध्यान नहीं दिया, उन्होंने मुझे अच्छे स्कूल में डाला होता तो मैं ऐसे। तो वो लोअर एनर्जी के लोग बोलते हैं ये सब चीजें। मतलब जो 200 के नीचे है ना, वो खुद को विक्टिम जैसा देखते हैं और अपना विक्टिमहुड का कारण वो दूसरों को बताते हैं। तो जैसे हम लोग एक्सेप्टेंस मोड में जाएंगे तो हम लोग टोटली ऑपोजिट बिहेव करना शुरू कर देते हैं। हम लोग उसमें कोई भी चीज को जैसे है वैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, मतलब उसके साथ हम लोग को एग्जिस्ट करना सीख लेते हैं। फिर उसके बाद आगे जाएंगे तो 400 का लेवल आता है, वहां रीजनिंग शुरू हो जाती है। रीजनिंग में आपको बहुत सारे रीजन, मतलब यहाँ से आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ और ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। रीजनिंग मतलब आपको बहुत सारे रहस्यमय चीजें मालूम होना शुरू होती है। मतलब जैसे स्पिरिचुअल नॉलेज है ना, वो अंदर ही होता है, हमारे अंदर ही होता है, अंतर मन में, मगर वो उसके डोरवेज ओपन होना शुरू हो जाते हैं। तो आपको कोई भी ऐसे एक आर्टिकल पढ़ लोगे, कोई भी वीडियो देख लोगे, तो आपको समझ में आएगा अरे ये तो मुझे पहले से पता था। मगर समझ में ऐसे बहुत सारा होता है चीज कि अरे ये मेरे अंदर ही था, ये मुझे पता था, ये मेरा आइडिया था, ऐसे ये ऐसे होता मेरे रहेगा। साथ तो बहुत होता है। हाँ हाँ, तो आप उस लेवल पे हो, मतलब समझ रहे, वो रीजनिंग के लेवल पे आप 400 पे वाइब्रेट कर रहे हो। तो बहुत सारी चीजें ऐसे रहस्यमय घटनाएं आपके साथ घटित होंगी, आपको बहुत सारा नॉलेज मिलना शुरू होगा वहां से। और जैसे जैसे आप और उसमें इंटरेस्ट लोगे, आप जैसा और स्पिरिचुअल सिकनेस, मतलब स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस बोलते हैं ना, वो आप सीख करोगे जितना, तो उतना यूनिवर्स भी आपको बहुत सारा नॉलेज ला कर देगा धीरे धीरे धीरे। तो उसके आगे जो लेवल होता है वो लव का होता है, ये अनकंडीशनल लव है। मतलब इसको आप समझिए, ये इन्फेक्चुएशन या ये नहीं है डिजायर जो हम लोग देखते हैं मूवीज में, या तो हम लोग को बताया जाता है, या कोई तो लड़का एक लड़की के पीछे पागल जैसा होके पड़ता है ना, दैट इज डिजायर। वो डिजायर है, समझ में आया, वो उसको लव उसको समझता है। उसमें उसमें और इसमें क्या फर्क है अनकंडीशनल लव में? अनकंडीशनल लव में आप फोर्स नहीं करते हो, मतलब समझ में आया? आप सामने वाले को आप फोर्स नहीं करते हो, मतलब उसमें आपको सामने वाले की अच्छाई नजर आती है, आपको उसके साथ जो भी कुछ अच्छा है उसके लिए, मतलब आपका उसमें उसके लाइफ में होना नहीं होना ये कोई मायने नहीं रखता है। मतलब आप हमेशा अच्छा ही चाहते हो किसी का भी, आप फोर्स नहीं करते। और जो डिजायर में है ना, उसमें आप बहुत सारे कंडीशंस रखते हो, मतलब अपने पार्टनर के साथ, अपने बच्चों पे भी इवन कंडीशंस, बच्चों को भी हम लोग कंडीशनली रेज करते हैं। आपने तो देखा होगा कि तुम्हें पास होना है, तुम्हें ये गिफ्ट दूंगा तो ही, तुम्हें मार्क ज्यादा लाने तो मैं तुम्हें बाइसिकल दूंगा या तो कंप्यूटर दूंगा। तो हम लोग वो एक डिजायर बना के, मतलब डिजायर ओरिएंटेड रिजल्ट बच्चों से हासिल करते हैं। तो वो कंडीशनल हो गया। पर अनकंडीशनल में आप कुछ भी उसमें कंडीशंस नहीं रखते, मतलब सामने वाला आपसे प्यार करे नहीं करे,
मगर आप 100% डेडिकेटेड होते हो। तो हम्म। वो अनकंडीशनल लव एकदम प्योर लव होता है। वो फील करने की चीज है। आप जब उस लेवल पे पहुंचते हो ना, तो आप उसको फील कर सकते हो। मतलब वो इतना मैजिकल होता है कि आपको सब लोग, मतलब मैं तो बोल रहा हूँ ना, मैं पहले जब सेपरेशन में होता था तो मुझे ऐसा लगता था मैं कुछ डिफरेंट हूँ, इंडिविजुअल, और बाकी के लोग अलग इसमें है। मगर अभी मुझे कोई भी रोड पे जाने वाला अगर कोई भिखारी भी दिखे ना, तो भी ऐसा अंदर से फीलिंग आता है कि ये अपने कॉन्शियसनेस का एक्सटेंशन है। हम्म। मतलब समझ में एक कनेक्शन लगता है। हम्म। ऐसे नहीं लगता है कोई भी अगर कोई भी प्राणी है, बिल्ली, कुत्ता, मतलब आप सबसे रिलेट करोगे। मतलब आपको कंपैशन एक फील होगा अंदर से। तो वो उस लेवल पे जाओगे ना, तो आपका सब इल्यूजन खत्म हो जाएगा। आप सबको अपनी तरफ देखना शुरू करोगे। मतलब आप एक कॉन्शियसनेस, आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे चीजें कि आप एक कॉन्शियसनेस हो। आप फिजिकल बॉडी से रिलेट नहीं करोगे। आप अपने आप को बहुत पावरफुल एनर्जी कंसिडर करना शुरू कर दोगे। और फिर आपको पता चलेगा कि जैसे आप एक कॉन्शियसनेस हो ना, वैसे ये बाकी की चीजें भी, बाकी के भी कोई भी प्राणी हो, या तो आपके जैसे कोई इंसान हो, या तो इवन कोई नॉन लिविंग मैटर भी हो, वो भी, उसमें भी कॉन्शियसनेस है। ये आपको अंदर से एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। और आप कंपैशनेटली किसी को भी ये करोगे। मतलब आपको कभी गुस्सा नहीं आएगा। मतलब आप शॉर्ट टेम्पर्ड, ये सब चीजें, कोई भी अगर शॉर्ट टेम्पर्ड होगा आदमी पहले, वो अगर इस लेवल तक खुद के कॉन्शियसनेस को डेवलप कर लेता है, तो उसमें बहुत सारा एक करुणा बोलते हैं जिसको, कंपैशन, वो डेवलप होगा। उसके बाद में जो ऊपर का लेवल आता है वो 540 का लेवल आता है, उसमें जॉय, जिसको ब्लिस बोलते हैं, वो इटर्नल। अभी नीचे के जोन में क्या होता है, नीचे के जोन में आपको खुशी होती है कभी मेटेरियलिस्टिक गेन होने से, या तो आप जैसा चाहते हो वैसे डिजायर आपका जब कंप्लीट होता है तभी आपको खुशी होती है। मगर इसमें कैसे है, इसमें ये इटर्नल खुशी है। मतलब आपके लाइफ में कुछ भी उथल पुथल हो, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता है वहां। मतलब समझ में, हाँ। अब आपके लाइफ में आप जब इस लेवल पे पहुंच जाओगे ना, जो जॉय लेवल है, उस कॉन्शियसनेस में आपके लाइफ में अगर बहुत बड़े से बड़ा खुशी भी हो गया, बहुत सक्सेस भी मिल गया, तब भी आप हवा में नहीं उड़ोगे। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है ना। आप और एक बैलेंस अगर आपके लाइफ में, जगह पे हाँ, बैलेंस हो। जोन में रहोगे, हाँ, मतलब आप खुश रहोगे अंदर से। हम्म। और वो खुशी को कोई चीज ऐसी नहीं है जो इफेक्ट कर सकती है। तो उसके नजदीक में नहीं। आपके वाइब्रेशंस इतने हाई होते हैं कि आप कितना भी डिप्रेस होने दो, फाइनेंशियल कितना भी डाउनफॉल आने दो, आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा उससे। आपका जो मेंटल स्टेटस है ना, वो बहुत काम और कूल रहेगा। क्योंकि आपको उस लेवल तक जा, मतलब आप जब उस लेवल तक जाते हो तो बहुत सारे सीक्रेट्स आपको यूनिवर्स के पता चलते हैं। और इसी लेवल में जब जॉय का जो लेवल आता है ना, तभी आपके साथ एक यूनिवर्सल साइन होना शुरू होते हैं, सिंक्रोनिसिटी जिसे कहते हैं, वो यहाँ दिखना शुरू होती है। मतलब आपको रिपीटेड नंबर्स दिखना शुरू होंगे। मतलब आपको 333, 444, 555, ये तो और मुझे दिन में आपको 50-60 बार। हाँ, ये तो मुझे 2012 से दिखना शुरू हो गया। तभी मुझे पता नहीं था ये हाँ सिंक्रोनिसिटी तो, की बात। बट हाँ तो आप अननोविंगली आप इसमें, हाँ तो आप इस लेवल पे टैप कर गए थे, मगर आपको उसका नोइंग एहसास नहीं था। हाँ। समझ में आया, आप ये लेवल पे तब भी पहुंच गए थे। तो हम्म। एक्चुअली अवेकनिंग प्रोसेस ही ऐसा है कि हर एक लाइफ से, मतलब किसी भी, कोई कोई भी लेवल का आदमी, कोई जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, कोई डॉक्टर है, कोई हाउसवाइफ है, कोई स्टूडेंट है, ये अपना अलग अलग सोल लेवल के हिसाब से अभी कॉन्शियसनेस मतलब रेज हो रहा है सब लोगों का। और सब लोग एक एक सेम सिमिलर पर्पस के लिए एक साथ आ रहे हैं। तो एक कम्युनिटी अभी डेवलप होगा आगे फ्यूचर में, जिसको हम लोग ट्राइब बोलते हैं। तो हमारे एक सेम ट्राइब के लोग एक साथ आएंगे और बहुत अच्छे काम करने वाले हैं आगे मिलके। मतलब एक तरह के मेंटालिटी के। पीस जॉय के बाद आता है लेवल, वो 600 पे पीस आता है। तो पीस में क्या होता है, पीस में आपको यहाँ जो हार्ट चक्र है ना, इस एरिया में आपको एकदम पीसफुल लगेगा, एकदम सेरेनिटी, एकदम कामनेस। मतलब उसको वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकते, वो एक एक्सपीरियंस करने की चीज है। और वो होने के बाद आपको मतलब कोई चिंता नहीं रहेगी, आपके माइंड में एंजाइटी नहीं रहेगी, आप फ्यूचर के बारे में वरी नहीं करोगे, आप पास्ट को लेकर रिग्रेट भी नहीं करोगे, और आप लोगों को फॉरगिव करना शुरू कर दोगे उस एनर्जी में। मतलब फॉरगिवनेस डेवलप होगी आपके अंदर। मतलब जिसने आपके साथ बुरे से बुरा किया है ना, उसके लिए भी आपको कंपैशन डेवलप होगा। और पीस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप उसको फॉरगिव क्यों कर रहे हो? इसलिए नहीं कर रहे हो कि
मतलब वो डिजर्व करता है फॉरगिवनेस, मगर आप वो ग्रज रखना नहीं चाहते, अपने माइंड मेंटल पीस को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हो, तो आपकी पीस इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप उसको फॉरगिव कर रहे हो। तो समझ में आ रहा है? तो आपको पीस बहुत, मतलब आपको वो अनुभव करना होगा ये लेवल। उसके बाद जो अल्टीमेट लेवल आता है वो एनलाइटेंड। अभी एनलाइटेंड में क्या होगा, एनलाइटेंड आप हो जाओगे 1000 के लेवल पे, तो उसमें आप प्योर कॉन्शियसनेस में चले जाओगे, मतलब आप भूल भी जाओगे कि मैं शरीर हूं। समझ में आया आपको? प्योर कॉन्शियसनेस। और उस लेवल के बाद आप ट्रांसेंड होगे, आप आपका रीइंकार्नेशन नहीं होगा एज ए ह्यूमन। समझ में आया? तो आप नेक्स्ट जो लेवल है उसमें रीइंकार्नेट होगे, जैसे एंजल्स, जो हायर रेल्म्स है ना, वहां आप एंजल्स बनोगे, या तो हायर इसमें जाओगे डायमेंशन में, तो आप ह्यूमन फिर से रीइंकार्नेट नहीं होगे, वो चक्रा से आप मुक्त होगे, बर्थ और रिकार्नेशन का। तो ये कॉन्शियसनेस, हर एक लेवल कॉन्शियसनेस, अगर आपने रा का मटेरियल पढ़ा है, लॉ ऑफ वन, हाँ। तो उसमें, हाँ, उसमें भी रा बताते हैं कि आप मतलब जब फर्स्ट डायमेंशन में रहते हो, तब आप एलिमेंटल फॉर्म में रहते हो, जैसे आप हवा बनोगे, उसके बाद फायर बनोगे, वाटर बनोगे, फिर वो आपने एक बार वो कॉन्शियसनेस लेवल पार कर लिया, फिर उसके बाद आप पेड़ पौधे बनते हो, फिर वो लेवल भी कॉन्शियसनेस का पार कर लिया, फिर उसके बाद आप जानवर बनते हो, एनिमल्स, फिर वो भी लेवल पार कर लिया, थोड़ा आप ह्यूमन के करीब आगे, पेट्स, जो पेट्स होते हैं ना, तो वो लेवल से फिर ह्यूमंस में ट्रांस हो जाता है। फिर ह्यूमंस में भी बहुत सारे लेसन सीखने होते हैं अर्थ पे आकर, मगर हम लोग कर्मा, नेगेटिव चीजें इतनी क्रिएट कर लेते हैं लाइफ में, तो वो इस साइकिल में हम लोग, बिकॉज ऑफ कर्मा, हम लोग उसमें फंस जाते हैं। मगर आप जब अपने कॉन्शियसनेस को रेस करोगे, आप जागरूक हो जाओगे, जैसे आपने बोला ना, आप अवेयर हो जाते हो, आपने आप क्या विचार कर रहे हो उसके लिए भी अवेयर हो जाते हो, आप उस एनर्जी में फ्लो नहीं करते, आप ऑब्जर्व करना सीख जाते हो। तो ऑब्जर्व करना सीख जाते हो तो आप जागरूकता से मतलब जीना सीख जाते हो। आप जो भी छोटी से छोटी चीज करोगे ना, वो जागरूक रह के करोगे, तो आपसे कुछ बुरी चीज होगी नहीं। तो आप इन इन मतलब कर्मा ही क्रिएट नहीं करोगे, नेगेटिव कर्मा। तो नेगेटिव कर्मा क्रिएट नहीं करोगे, आप सबको फॉरगिव करोगे, तो आपका जो एनर्जेटिक कॉर्ड है वो भी डिसॉल्व हो जाता है, तो आप फ्री हो जाते हो। और फिर आप जैसा हायर कॉन्शियसनेस अटेंड करोगे, एनलाइटेड, तो आप इस चक्र से मुक्त हो जाओगे। तो अभी पर्पस यही है, मतलब मैं सबको एक जाते जाते मैसेज देना चाहता हूँ, जो भी लोग जिस भी लेवल पे, अपने कॉन्शियस लेवल पे आज है, आप उसको रोज मेडिटेशन करके, डेली बेसिस पे इनर वर्क करके, साधना करके उसको कॉन्शियसनेस लेवल को बढ़ाए, क्योंकि आपकी जब कॉन्शियसनेस बढ़ती है, हम ही अर्थ की फील्ड है, तो हमारा जब एक कोई भी एक इंसान एनलाइटन हो जाता है, तो अर्थ का भी वाइब्रेशन रेज हो जाता है। तो ऐसे मिलियंस लोग अगर एक साथ खुद का कॉन्शियसनेस बढ़ाएंगे, तो उससे जो अर्थ का प्रोग्रेस है वो बहुत, एसेंशन बहुत फास्ट होगा, और उसके वजह से अर्थ 5D में बहुत जल्दी से ट्रांसेंड कर जाएगी, और हम गोल्डन एज में, मतलब गोल्डन एज को विटनेस कर पाएंगे। वही मतलब ये टाइम जो है, हम बहुत ही फॉर्चुनेट है कि ये चीजों को हम एक्सपीरियंस हाँ, कर पा रहे हैं। मतलब अपरेंटली देखे तो इतने सारे जो भी हो रहा है चारों तरफ, दोज आर ऑल नेगेटिव थिंग्स, बट अल्टीमेटली जो पॉजिटिविटी की जो है, और नहीं, मगर मुझे, हाँ बोलिए। ये अभी जब जो भी हो रहा है ना, आप जब एक लेवल को ट्रांसेंड कर जाते हो ना, फॉर एग्जांपल आप जब मतलब हार्ट चक्र आपका एक्टिवेट हो गया, आप कंपैशन, मतलब लव, अनकंडीशनल लव, आपने उस लेवल तक पहुंच गए ना, तो आपको ये सब चीजें नेगेटिव जो मतलब मीडिया हो, मुझे तो लगता है बहुत सारे लोग मैं जानता हूं ना जो स्पिरिचुअल पाथ पे है, उन्होंने न्यूज़पेपर पढ़ना, टीवी देखना सब छोड़ दिया है। तो मतलब उनका प्रोग्रामिंग ही नहीं होता है, क्योंकि उनको पता चल गया है, मतलब आप रियलिटी देख पाते हो, इल्यूजन से आप बाहर निकलते हो ना, तो आप सच देखना चाहते हो, और आपको ऑटोमेटिकली वो जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, वो आपको गाइड करती होती है, तो आपको सच और झूठ ये दिखना शुरू हो जाता है। मतलब अभी हम लोग न्यूज देखते हैं, तो हम लोग उसको एक कॉमिक वे में देखते हैं, मतलब हमको सब चीजें समझ में आती है, कैसे ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं, कैसे ये कर रहे हैं, फियर में कैसे रखना है। अब तो सबको एडवाइस भी करते हैं कि टीवी बंद करो, मतलब न्यूज चैनल। हाँ, हाँ। नहीं, वो तो बहुत एक तगड़ा टूल है, मतलब आपको प्रोग्राम करने का, टीवी, मूवीज, उसके बाद न्यूज़पेपर, ये बहुत सारा, मतलब ये टूल्स है बेसिकली आपको ये माइंड को प्रोग्राम करने का। तो जितना आप इससे दूर रहोगे, उतना आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ ज्यादा होगा। या तो बहुत ही वंडरफुल, मतलब आपने इतने अच्छी तरीके से समझा है वो कॉन्सेप्ट। एक मैं बोलना चाहता हूँ, एक बात रह गई है,
एक्चुअली हर एक लाइफ टाइम में है ना, हमारा कॉन्शियस जो कोई भी लाइफ टाइम में 5 या 10 पॉइंट से होता है, मतलब समझ में आया, मतलब एक री इनकारनेशन हो गया आपने, फॉर एग्जाम्पल आप इस री इनकारनेशन में 75 पॉइंट पे थे, 75 के लेवल पे थे, तो आपका नेक्स्ट री इनकारनेशन होगा ना, वो पूरा कंप्लीट होने तक आप उसमें 10 पॉइंट से ग्रोथ करोगे, समझ में आया, उसके लेवल में। मगर आप अगर ये कॉन्शियसनेस चार्ट अगर पढ़ लो ना, इसको समझ लो ना, तो आपका, हाँ, तो खाली कॉन्शियसनेस चार्ट समझने से 20% का ग्रोथ होता है, मतलब 20 पॉइंट्स का ग्रोथ होता है उसमें, आपके कॉन्शियसनेस लेवल में। और मुझे लगता है जो भी लोग ये समझेंगे ना, तो उनको मतलब वो पाथ बहुत क्लियरली नजर आएगा, हमको किधर जाना है, वो रोड मैप, कि मतलब हमको इधर इधर ये लेवल पे जाना है, और हम लोग कोरिलेट भी कर सकते हैं, हमारा बिहेवियर पैटर्न देखकर आप समझ सकते हो आप कौन से लेवल पे हो। तो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर रुपेश। तो बहुत ही मतलब आपका एक्सप्लेनेशन बहुत ही हेल्पफुल था। आई होप के